जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम करने वाले हैं जीएस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, 4 हो चुके हैं, 5वां प्रैक्टिस सेट है। जहां भी जीके जीएस आपका पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी रिलेवेंट होने वाली है। ठीक है, आज के लिए आपका एक ऊर्जावान बनाने के लिए एक कोट है, मोटिवेशनल कोट है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है, अगर बड़ी कामयाबी चाहते हो तो थोड़ा सा तकलीफों से तो गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक गुजारिश फिर से करना चाहूंगा कि आप जब भी इस क्लास को देखो तो एक पेन और कॉपी लेकर के बैठो, है ना, कि ताकि जो भी आपके ऑप्शंस हैं अगर वो एक्सप्लेन होते हैं तो आप उनको नोट डाउन करते जाएं साथ के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस काल में मानव ने आग का प्रयोग करना स्टार्ट किया? तो मानव ने आग का प्रयोग करना स्टार्ट किया, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जाकर के मानव ने आग का प्रयोग करना स्टार्ट करा था। लेकिन आग की खोज की बात करूं तो जो आग की खोज थी वो किसमें हो गई थी? आपकी पुरापाषाण काल में हो गई थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन उसका उपयोग करना कहां पर सीखा मानव ने? तो मध्य पाषाण काल में सीखा। अगर मैं पुरापाषाण काल की बात करता हूं तो यहां पर जो मानव था वो किस भूमिका में था? आकेठक की भूमिका में था, यानी कि जिसको कहते हैं शिकारी, है ना, इधर से उधर शिकार कर करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अगर पुरापाषाण काल की बात करता हूं तो आकेठक था, और यहां पर किसी भी प्रकार के कृषि के और ना ही किसी पशुपालन के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर ना तो कृषि हुई थी ना पशुपालन के कोई साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण काल से स्थल की बात करता हूं तो 2 स्थल आपके बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका अतिरम पक्कम और दूसरा है आपका हथनौरा। ठीक है, अतिरम पक्कम और हथनौरा, ये आपका अतिरम पक्कम पड़ता है तमिलनाडु में और हथनौरा पड़ता है एमपी में। यहां से पुरापाषाण काल के मानव के खोपड़ी के कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव खोपड़ी के कंकाल। मानव खोपड़ी के प्रथम कंकाल अगर पूछा जाए आपसे तो पुरापाषाण काल के 2 स्थल हैं, अतिरमपक्कम और हथनौरा से क्या मिला है? मानव खोपड़ी के कंकाल मिले हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं आपसे मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल में एक आपका स्थल है बागौर। ठीक है, एक आपका स्थल है आपका बागौर, तो ये राजस्थान में पड़ता है। वहीं आपसे नव पाषाण काल की बात करता हूं तो नव पाषाण काल में आपका बड़ा ही फेमस है एक स्थल जिसका नाम है बुर्जहोम। क्या है? बुर्जहोम। ठीक है, तो बुर्जहोम आपका चौपानी मांडो, तो ये स्थल आपके, और एक है आपका चिरांद। तो ये वाले स्थल आपके किस काल से संबंधित हैं? बुर्जहोम, चौपानी मांडो और चिरांद आपके नवपाषाण काल से संबंधित हैं। पुरापाषाण काल में ना तो कृषि थी ना पशुपालन था। ठीक है, अगर मध्यपाषाण काल में देखोगे तो आपको यहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और पशुपालन में कौन सा पशु इन्होंने सबसे पहले पाला था? अगर मानव के द्वारा सबसे पहला पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं तो वो था आपका कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता को सबसे पहले पालने के साक्ष्य मानव के द्वारा मिले हैं। वहीं नवपाषाण काल में जो आपके बुर्जहोन, चौपानी मांडो, चिरांद वगैरह जो स्थल थे, यहां से आपके नवपाषाण काल के जो आपके कृषि के भी प्रमाण मिले हैं और आपके जो पशुपालन था उसके भी प्रमाण मिले हैं, और स्थायी समाज के प्रमाण नवपाषाण काल से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी यहां इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा रचित है? तो कालिदास द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? देखो, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंशम, तो ये सभी पुस्तक किसने लिखी हैं? तो ये सभी पुस्तक कालिदास ने लिखी हैं। अगर कालिदास की बात करूं तो कालिदास आपके किस वंश से संबंधित है, या किस वंश में इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था? तो ऐसे कह सकते हो आप, किसमें? गुप्त वंश में। ठीक है, तो गुप्त वंश कालीन आपके कवि थे कौन? कालिदास। अगर गुप्त वंश की बात करूं तो 240 ईस्वी में इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना करने वाला कौन था? श्रीगुप्त था, और गुप्त वंश से संबंधित कालिदास यहाँ के कवि थे। ठीक है, और उनके द्वारा पुस्तक मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव और रघुवंशम, ठीक है, ये कालिदास की पुस्तक थी।
अगला क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू थी? जो आपकी स्थायी बंदोबस्त थी वो कितने भाग पर लागू थी? आपका 19% भाग पर लागू थी। ठीक है, अगर मैं स्थायी बंदोबस्त की बात करता हूं, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की बात करता हूं, तो इसको कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या करा गया? कॉर्नवालिस के टाइम पे जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, उसके टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, इसको करने वाला एक तो आपका जॉन सोर था, जॉन सोर, और एक था आपका जेम्स ग्रांट। कौन था? जेम्स ग्रांट। इन दोनों की सिफारिश से स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। और इसे कब लागू किया गया? 1790 में इसको लागू किया गया। और इसकी जो कर की दर थी, जो इसकी कर की दर थी, वो कब लागू स्थायी कर दी गई? तो स्थायी दर कर दी गई आपकी 1793 में। ठीक है, अगर मैं ब्रिटिश भारत के, अगर मैं भाग की बात देखूं तो ये आपकी उड़ीसा, आपके बिहार, बंगाल, उत्तरी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू थी। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि इसमें जमीन की बोली लगाई जाती थी। जो भी जमींदार या ठेकेदार उस जमीन की ज्यादा बोली लगाता था, उस जमींदार को वो जमीन दे दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि इसमें जो भी बोली लगाता था उसको ये जमीन दे दी जाती थी। अब वो टैक्स वसूलता था, तो वो टैक्स जितना भी वसूलता था उसका 10/11 भाग तो वो कंपनी को देता था। किसको देता था? कंपनी को देता था। और बचा हुआ 1/11 भाग अपने पास रखता था। किसके पास? अपने पास रखता था। यानी कि जमींदार खुद के पास 1/11 भाग रखता था। यहां भाग की बात हो रही है कि 1/11 भाग वो रखेगा, जितना भी वसूलेगा। तो क्या जमींदार ज्यादा से ज्यादा वसूलने की कोशिश नहीं करेगा? क्या किसानों का ये शोषण नहीं करेगा? तो शोषण हुआ, बड़े पैमाने पर इस व्यवस्था में किसानों का शोषण होता था। ठीक है, जो भी जमींदार होता था इस कर को वसूलने के बाद उसको सूर्यास्त से पहले, यानी कि हम कह सकते हो कि सूर्य अस्त होता था उससे पहले जब कंपनी को ये वाला जो लगान था ये जमा कराना होता था। ठीक है, कब से? सूर्य अस्त से पहले। तो इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून कहते हैं। तो सूर्यास्त कानून किसको कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, अगर मैं 51% पर बात करूंगा तो 51% पर जो आपकी रैयतवाड़ी थी, ठीक है, कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी लागू थी। ठीक है, 51% भाग पर, और 30% भाग पर आपकी महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, और ये तीनों स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये तीनों ही व्यवस्था आपकी जमीन से लगान वसूलने के लिए थी। ठीक है, रैयतवाड़ी में अगर रैयत की बात करूंगा तो इसका मतलब किसान होता था। ठीक है, अगर महालवाड़ी में अगर महाल की बात करूंगा तो इसका मतलब गांव होता था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश था? यानी कि ऐच्छिक मृत्यु को अधिकार दिया था, ऐच्छिक मृत्यु का किसने? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ऐसा पहला देश था जिसने ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया था अपने लोगों को। अगर मैं नीदरलैंड की बात करता हूं तो इसकी राजधानी जो है वो आपकी एम्स्टर्डम हो जाएगी, एम्स्टर्डम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं इसकी, अगर मैं इसकी करेंसी की बात करता हूं तो करेंसी इसकी यूरो हो जाएगी। करेंसी क्या हो जाएगी इसकी? यूरो। ठीक है, अगर सऊदी अरब की बात करूं तो ये पहला देश है जिसने रोबोट को नागरिकता दी, तो रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन बना? तो आपका सऊदी अरब बना। अगर सऊदी अरब की बात करूं तो इसकी जो राजधानी है वो आपकी रियाद है। क्या है? रियाद है। ठीक है, अगर स्वीडन की बात करूं तो ये पहला देश है जिसने नोट बैंक जारी किया। तो नोट बैंक जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? स्वीडन। अगर स्वीडन की राजधानी की बात करूंगा तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। स्टॉकहोम किसकी राजधानी हो जाएगी? स्वीडन की। नीदरलैंड पहला देश जिसने ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया था। सऊदी अरब रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश। और कौन रोबोट का नाम क्या था? तो आपको पता है कि उसका नाम था सोफिया। ठीक है, तो सोफिया को नागरिकता देने वाला देश सऊदी अरब। ठीक है, और वहीं स्वीडन की बात करूं, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश था और इसकी राजधानी स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अन्नू रानी आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा, ओजस देवताले और तजिंदर पाल सिंह, ये आपको बताना है कि किन किन खेलों से संबंधित है। ठीक है, अगर अन्नू रानी की बात करूंगा तो ये भाला फेंक से हैं, तो यहां भी भाला फेंक है और यहां भी भाला फेंक है। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे। तो ए का 1 भी है और ए का 4 भी है, तो ये दोनों अभी सही है। तो इसका मतलब ये दोनों
एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नीरज चोपड़ा की बात करूंगा तो ये 1 से हो जाएंगे और ये भी 4 से हो जाएंगे। तो नीरज चोपड़ा 1 से भी है और 4 से भी है, तो ए बी में से 1 होने वाला है। ठीक है, अगर मैं ओजस देव ताले की बात करूंगा तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, ओजस देव ताले क्या खेलते हैं? तीरंदाजी, है ना। तो सी का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो सी का दूसरा केवल एक ही है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन होने वाला है। और तजिंदर पाल शॉर्ट पुट खेलते हैं। ठीक है, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों ने 19वें एशियाई खेलों में क्या प्रदान किया था? इन्होंने स्वर्ण पदक प्रदान किया था। ठीक है, स्वर्ण पदक प्रदान किया था अपनी अपने खेलों में। इन चारों ने, अन्नू रानी, नीरज चोपड़ा, ओजस देव ताले और तजिंदर पाल सिंह ने अपने अपने खेलों में स्वर्ण पदक प्रदान किया था। अगर मैं 19वें एशियाई खेलों की बात करूं, ठीक है, ये 2022 में होने वाले थे, लेकिन ये हुए 2023 में। और कहां पर हुए थे? तो हांगजो चीन में इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, चीन में इनका आयोजन हुआ था। अगर मैं इसके आदर्श वाक्य की बात करूं, जो 2023 का 19वां एशियाई खेल था, आदर्श वाक्य था इसका हार्ट टू हार्ट, यानी कि हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर इसका आदर्श वाक्य था। हुआ कहां पर था? हांगजो में हुआ था। अगर मैं इसमें पदकों की बात करूंगा तो प्रथम स्थान इसमें चीन का था। ठीक है, दूसरा स्थान इसमें जापान का था। ठीक है, और तीसरा स्थान इसमें साउथ कोरिया का था। किसका? साउथ कोरिया का था। लेकिन चौथा स्थान जो था वो अपने भारत का था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में 19वें एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान था पदक तालिका में, तो चौथा स्थान था। तो भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 गोल्ड थे। कितने गोल्ड थे? 28। तो पहली बार भारत एशियाई खेलों में 100 पदकों से ऊपर निकला था। 107 पदकों के साथ, 28 गोल्ड के साथ 107 पदकों में भारत चौथे स्थान पर था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके अनुसार क्षार होते हैं, आपके बेस होते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं? किसको नीला कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो किसके अनुसार? तो ये बताया था आपका रॉबर्ट बायल ने। रॉबर्ट वायल के अनुप्रयोग के अनुसार उसने कहा था कि जो क्षार हैं वो लाल लिटमस पेपर को, अगर क्षार में लाल लिटमस पेपर डाल दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? वो अपना कलर चेंज कर लेगा और वो कलर हो जाएगा आपका नीला। ठीक है, तो ये क्षार की प्रॉपर्टी एक रॉबर्ट वायल ने बताई थी। वहीं अगर मैं आर हेनियस की बात करूं तो आर हेनियस ने बताया था कि वे पदार्थ क्षार होंगे जो पानी में घुलने के बाद क्या आयन छोड़ दें? OH नेगेटिव आयन छोड़ दें। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ दें, यानी कि हाइड्रोक्सिल छोड़ दें, या आपका हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ दे, या फिर आपका OH नेगेटिव आयन छोड़ दे। पानी में घुलने के बाद वे पदार्थ क्षार कहलाएंगे आर हेनियस के अनुसार, जो OH नेगेटिव छोड़ दे। ठीक है, अगर मैं वहीं लुइस की बात करूं तो लुइस ने क्षार की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि वे पदार्थ या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान कर दे, यानी कि अपनी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। ठीक है, तो वो तत्व क्या कहलाएंगे? वो तत्व आपके क्षार कहलाएंगे। ठीक है, और जो जनरली दान करते हैं तत्व, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आप धातु। तो इन्होंने कहा था कि जनरली जो धातु होती हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी क्षार होती हैं, क्योंकि उनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है जो इलेक्ट्रॉन दान करने की। तो किसने कहा था? लुइस ने कहा था। आर हेनियस ने क्या कहा था? कि वे पदार्थ क्षार होंगे जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ दें। रॉबर्ट बायल ने कहा था कि वे पदार्थ क्षार होंगे जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दें। अगर फंक के बारे में बात करोगे तो इसने विटामिन की खोज की थी। किसकी? विटामिन की। अगर मैं लिटमस पेपर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? लिटमस पेपर की बात करता हूं। ठीक है, तो लिटमस पेपर बनता है आपका लाइकेन से। किससे बनता है? लाइकेन से। लाइकेन जो बनता है वो आपका दो चीजों से मिलकर के बना होता है। दो चीजों से, एक होता है आपका कवक और एक होता है शैवाल। ठीक है, दोनों के मिश्रण से बनता है आपका लाइकेन, और इस लाइकेन से बनता है आपका लिटमस पेपर। लाइकेन को सुखा करके लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, और जो लाइकेन
लाइकेन होता है वो आपका वायु प्रदूषण का एक अच्छा मतलब कह सकते हो आप इंडिकेटर माना जाता है। वायु प्रदूषण का इंडिकेटर किसको मानते हैं आप? अच्छा, इंडिकेटर किसको मानते हैं? तो आपका लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन बनता किससे है? कवक और शैवाल के मिश्रण से आपका लाइकेन बनता है और इस लाइकेन को सुखा करके ही लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप नोट डाउन करोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मणिपुर के लोक नृत्य लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इसी में मिला कि मणिपुर में नृत्य कौन सा मनाया जाता है? लाई हरोबा। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा देवताओं का त्योहार। क्या हो जाएगा? देवताओं का त्योहार। जो मणिपुर में आपका लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है, जो एक कह सकते उत्सव है, उसका मतलब क्या होता है? देवताओं का त्योहार। ठीक है, वहीं अगर माईबी की बात करूं तो माईबी इस नृत्य को या इस अनुष्ठानिक नृत्य को जो एक मतलब कह सकते हो पुजारी होता है, माईबी को क्या कहते हैं? एक पुजारी होता है। माईबी को पुजारिन कहते हैं, माफ कीजिएगा, क्या कहते हैं? पुजारिन। और माईबा को क्या कहते हैं? पुजारी। ठीक है, तो जो इस अनुष्ठानिक नृत्य को कराने वाले, जो लाई हरोबा नृत्य को कराने वाले जो पुजारी होते हैं, उनको माईबा कहते हैं और माईबी उनको कहते हैं जो पुजारिन इस अनुष्ठान में भाग लेती है। ठीक है, वहीं अगर मिजो की बात करूंगा तो यह एक मिजोरम की जनजाति है। मिजोरम की जनजाति है, तो मिजोरम की जनजाति एक आपकी मिजो है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी कि भारत में सिक्के जारी कौन करता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है भारत में सिक्के जारी करने की। ठीक है, वहीं अगर आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई आपकी जो स्थापना होती है वो एक समिति बनी थी जिसका नाम था यंग हिल्टन समिति। ठीक है, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। यंग हिल्टन समिति 1934। ठीक है, और इसी के अनुसार, इसी की समिति की सिफारिश पर आपका आरबीआई एक्ट आता है। आरबीआई एक्ट बनता है 1934 में, और इस एक्ट के माध्यम से आपकी 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में। जब इसकी स्थापना होती है, ठीक है, आरबीआई की जब इसकी स्थापना होती है तो उस टाइम पे इसका जो मुख्यालय था वो कहां पर था? आपका कोलकाता में। कहां पर था? कोलकाता में। कालांतर में 1937 में इसका मुख्यालय कहां पर हस्तांतरित कर दिया जाता है? तो मुंबई में। ठीक है, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कब बना? 1937 में। ठीक है, अगर मैं आरबीआई की और बात करूं तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर जनरल थे, ऐसे कह सकते हो, पहले गवर्नर थे, तो क्या नाम था उनका? ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ठीक है, अगर मैं पहले, ये अंग्रेज थे, पहले गवर्नर तो थे लेकिन कौन थे? ये अंग्रेज थे। अगर मैं पहले भारतीय गवर्नर की बात करता हूं तो भारतीय गवर्नर इसके कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, अगर मैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करता हूं तो 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना के लिए समिति गठित की गई, यंग हिल्टन समिति। इसकी सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 बना। 1935 में इसकी स्थापना कोलकाता में कर दी गई। 1937 में मुंबई में इसका मुख्यालय लाया गया। पहले इसके ओसबॉर्न स्मिथ जो थे आपके गवर्नर थे। भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। 25वें गवर्नर जो वर्तमान में है शक्तिकांत दास हैं। और अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करूं, इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो आपका राष्ट्रीयकरण होता है इसका 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको आरबीआई के बारे में मिल जाती हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो इसकी स्थापना 1955 में होती है। यानी कि 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ऐसे समझिएगा, इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो राष्ट्रीयकरण कब होता है इसका? 1955 में। अगर मैं एसबीआई की स्थापना की बात करता हूं तो सबसे पहले एक बैंक का नाम मिलता है जिसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता जो थी वो आपकी 1806 में गठित हुई थी। इसी को आगे चल करके 1809 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और कह दिया गया इसको बैंक ऑफ बंगाल। क्या नाम रख दिया गया इसका? बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, तो 1809 में इसको बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। उसके बाद एक और बैंक बनती है जिसका नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे।
बैंक ऑफ बॉम्बे। जो बैंक ऑफ बॉम्बे थी वो आपकी 1840 में बनती है। एक और बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये जो बैंक थी ये 1843 में बनती है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों को विलय कर दिया गया। इन तीनों बैंकों का क्या कर दिया गया? इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। ठीक है, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, इन तीनों को मिला दिया गया और बना दिया गया इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में बना। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो 1921 में बनी थी, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया, यानी कि एसबीआई रख दिया गया। ठीक है, यह था आपका एसबीआई का इतिहास। आगे बात करता हूं, अगर मैं आगे बात करता हूं इस क्वेश्चन में, तो एक और बचा इसमें सेबी। ठीक है, तो सेबी की स्थापना होती है 1988 में। कब होती है? 1988 में। अगर मैं सेबी एक्ट की बात करता हूं तो सेबी एक्ट कब आया? सेबी एक्ट आया 1992 में। ठीक है, स्थापना पहले हुई, उसके बाद एक्ट आया। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा कि 88 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 92 में एक्ट आता है। तो 88 में स्थापना हुई किसकी? सेबी की। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय आपका मुंबई में। ठीक है, और एसबीआई का भी मुख्यालय कहां पर है? एसबीआई का भी मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। जो सरकारिया आयोग था, सबसे पहले इसकी बात बता दें कि सरकारिया आयोग जो बना था वो आपका 1983 में बना था, और इसने रिपोर्ट जो दी थी 1987 में दी थी। ठीक है, तो इसने कहा था कि केंद्र को कमजोर करने का कोई मतलब नहीं है। केंद्र को कमजोर मत करो, केंद्र को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दो। तो केंद्र को ज्यादा शक्तियां देने के हित में इसने बात करी थी। ठीक है, तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से था। यह कब बना था? 1883 में बना था, और इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। ठीक है, इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो कौन होता है? तो यह होता है आपका भारत का महान्यायवादी। अगर मैं भारत के महान्यायवादी की बात करूंगा तो इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एजी कहते हैं इसको, एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूंगा तो इसका भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में इसके पद का प्रावधान है। अगर इसकी नियुक्ति की बात करूंगा तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूंगा तो इसकी योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की इसमें योग्यता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की इसमें योग्यता हो। और यह योग्यता कहां से आती है कि 10 वर्ष तुमने कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में तुमने वकालत की हो, है ना, तो तब आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो। तो ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भारत को किसमें? विधि यानी कि कानून बनाने में, मतलब भारत की सहायता करता है ना, उसको ये सिफारिशें देता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो होता है वो दोनों संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता। इतनी बातें महान्यायवादी के बारे में याद रखिएगा। अगर वर्तमान में महान्यायवादी की बात करूंगा तो भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान में क्या है? महान्यायवादी है। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या आपको बता दें कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, और 30 जनवरी को आपके भारत में क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? यानी कि किसने
किया था, ठीक है। तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है डी, यानी कि कॉर्नवालिस। तो जो कॉर्नवालिस था उसको सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है भारत में, ठीक है। वहीं डलहौजी की बात करूं तो हड़प नीति, यानी कि हड़प नीति का प्रतिपादक, व्यपगत का सिद्धांत या कह लो व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यपगत का सिद्धांत हो चाहे हड़प नीति हो, ये दोनों ही देने वाला कौन था? तो डलहौजी था। वहीं कर्जन की बात करूं तो कर्जन ने क्या किया था? तो बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला भी कर्जन था। कब किया था? 1905 में। वही बेलेजली की बात करूं तो सहायक संधि भारत में लागू करने वाला कौन था? तो सहायक संधि को भारत में लाने वाला कौन था या लागू करने वाला कौन था? तो बेलेजली के द्वारा सहायक संधि लगाई गई। डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति लाई गई। कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वेयर इज द इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ठीक है। तो ये कहां पर है आपका? इज्जत नगर बरेली में। कहां पर है? इज्जत नगर बरेली में, यानी कि ये अवस्थित है, ठीक है। पंतनगर की बात करता हूं तो पहला कृषि विश्वविद्यालय यहीं पर खोला गया था। लखनऊ की बात करता हूं तो केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका? अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। अगर मैं देहरादून की बात करता हूं तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहां पर है? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज आपका कहां पर है? तो ये आपका देहरादून में है, ठीक है। तो इज्जतनगर बरेली में आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है। लखनऊ में आपका केंद्रीय विश्व अनुसंधान है। देहरादून में आपका इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो वाहनों में आपका जो मिरर लगा रहता है, ठीक है, जो दर्पण लगा रहता है पीछे देखने के लिए, वो किस कौन सा होता है, ठीक है। तो वो आपका प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि छाया क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? वो ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि वो छोटा सा अगर बन करके भी तो कितना देख सकता है? वो ज्यादा एरिया में देख सकता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो उसका जो दृष्टि छाया क्षेत्र होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं वही अगर आपके अवतल की बात करता हूं तो अवतल का दृष्टि छाया क्षेत्र कैसा होता है? तो कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं वाहन को पीछे देखने के लिए। उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका अवतल लेंस का प्रयोग करोगे तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो सेविंग करने में, ठीक है। तो सेविंग करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो वहां तक जा सके जहां लोग तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? जो पहली कंप्यूटर भाषा थी वो आपकी कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन थी। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी। कौन थी? फोर्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको आपका जॉन बेकस ने इसको बनाया था और 1957 में इसको बना करके तैयार किया था जॉन बेकस। और आपको एक और इसमें शामिल था जिसका नाम है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन LTD, है ना। तो एक कंपनी है और जॉन बेकस के साथ में मिलकर के 1957 में पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन का निर्माण किया था या बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क का काला पैगोडा, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसको हम ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहते हैं। तो वो किसको समर्पित है? आपका सूर्य को, ठीक है। अगर मैं कोणार्क को देखूं तो ठीक है, कोण धन अर्क से ये मिलकर के बना है और अर्क मींस क्या होता है? सूर्य, है ना। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। तो कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। अगर मैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करता हूं तो सूर्य मंदिर जो था वो आपका बनवाया था गंग वंश के राजा ने। गंग वंश का एक शासक था, ठीक है। गंग वंश का शासक जिसका नाम था
गंग वंश का शासक जिसका नाम था नरसिंह देव, नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव। तो नरसिंह देव ने, गंग वंश के शासक ने इसका निर्माण कराया था, जिसको आप सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अगर मैं इसके निर्माण की बात करता हूं तो इसमें लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और इसमें क्या लगा है आपकी कह सकते हो काली ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है, काली ग्रेनाइट का प्रयोग इसमें हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? ठीक है, जो हॉर्नबिल उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। किसमें? नागालैंड में आपका ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं नागालैंड की बात करता हूं तो नागालैंड के जो आपके सीएम हैं वो आपके नेफियो रियो हो जाएंगे, नेफियो रियो हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर सदन की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर विधानसभा है, यानी कि एक सदन है बस, है ना, और इसमें आपकी 60 सीटें हैं। अगर मैं यहां से लोकसभा की सीटों की बात करता हूं तो एक है, वहीं राज्यसभा की सीटों की बात करता हूं तो भी कितनी है? वो भी आपकी एक है। नागालैंड का हॉर्नबिल त्योहार आपका यहां पर फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है कि जड़त्व, कोई भी पिंड है अगर गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहता है, अगर कोई विराम अवस्था में पिंड है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, जब तक उन दोनों पर, या गति वाले पर या विराम अवस्था वाले पर, कोई बाह्य अगर आकर के बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे आप? जड़त्व कहेंगे। तो यही कहता है जड़त्व का नियम, जो न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, उसको आप जड़त्व का नियम भी कहते हो, है ना। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसको आप माजुली द्वीप कहते हो। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। उसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये किस नदी पर अवस्थित है? तो आप ऐसे कह सकते हो ये नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर मैं ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करूं, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो आपका होता है आपका कैलाश पर्वत में एक आपकी कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है। इस झील में एक हिमनद है, इस झील में एक हिमनद है जिसको कहते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग हिमनद, है ना। तो इस हिमनद से ये नदी निकलती है और ये नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है? आपकी ये प्रवेश करती है। जैसे ही हम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उससे पहले इसको क्या कहते हैं? इससे पहले इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये जब भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के साथ ही इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जमुना के नाम से। और जब ये जमुना आपकी गंगा के साथ, यानी कि गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। और इन दोनों की संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और यही मेघना आपकी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको आप सुंदरवन का डेल्टा कहते हो। क्या कहते हो? सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यह है आपकी मेघना। और मेघना बनी कैसे? आपकी जो गंगा आ रही है बांग्लादेश में, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र आ रही है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा और जमुना दोनों की संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है मेघना के नाम से, और यही मेघना बनाती है सुंदरबन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करूंगा तो सहायक नदियों में आपकी एक आती है देवांग, ठीक है, एक आती है लोहित, एक आती है सुबनसिरी,
सुबनसिरी, सुबनसिरी। एक आती है आपकी संकोश, एक आती है आपकी संकोश, और एक आती है आपकी तीस्ता। तो ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। देवांग, लोहित, सुबनसिरी, संकोश और तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले का नाम अहिल्यानगर रख दिया गया है? तो अहिल्यानगर किस जिले का नाम रखा गया है? तो अहमदनगर का नाम बदल करके आपका अहिल्यानगर रख दिया गया है, ठीक है। अभी कुछ मतलब पहले, कुछ समय पहले औरंगाबाद का भी नाम चेंज कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया था आपका छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर, संभाजी नगर इसका नाम कर दिया गया था। वही उस्मानाबाद की बात करूं तो इसका नाम बदल करके धाराशिव किया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र के ही जिले हैं जिनका नाम चेंज किया गया था। अहिल्यानगर रखा गया है अहमदनगर का, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव कर दिया गया। वहीं पूना का आपको पता है, आप पुणे के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन आज एक आपको प्रश्न मिलता है, ठीक है। एक प्रश्न मिलता है जिसको आपको जवाब कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। शांत घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, जो शांत घाटी है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपको इसका जवाब किस में देना है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।